स्वागत आपका श्री आदि के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, जिसके हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपना है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें विभेद करें। विभेद का मतलब आपको बताना है अंतर। पहला अंतर किसमें बताना है? बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरीख। ठीक है, तो बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरीख क्या है वो देखो। अंतर वाला प्रश्न आते आपको टेबल के द्वारा बताना है। एक साइड आपको लिखना है बीज पत्राधार, दूसरी साइड आपको लिखना है बीज पत्रोपरीख। तो इसमें पहला अंतर यह भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीज पत्र व मूलांकुर के मध्य स्थित है। देखो किसकी बात हो रही है, आपको थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दूं कि जैसे मान लो आपका एक बीज है। ठीक है, बीज को इस प्रकार से एक बीज होता है। जब बीज को जमीन में बोया जाता है, ठीक है, तो अंकुरित होने लगता है। अंकुरित का मतलब फूटने लगता है। नीचे जड़ चलेगी इसके, ठीक है, और ऊपर क्या निकलेगी इसके? तना निकलेगी, या बोल सकते हैं डाली निकलेगी। कोई बीज है तो अंकुरित होता है तो नीचे क्या चलती है? जड़ें। ऊपर चलती है इसकी टहनी या डाली चलती है। तो ऊपर वाले भाग को तो अपन क्या बोलते हैं? ऊपर जो डाली निकलती है इसे तो बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। ठीक है, और नीचे अपन क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को मूलांकुर। मूलांकुर, परांकुर और मूलांकुर ये बोलते हैं। और ये जो होते हैं बीच में जो बीज होता है आपका, इस बीज के जो साइड में पत्र निकले होते हैं, या बोल सकते हैं बीज का जो कवच है वो आपका कहलाता है बीज पत्र। क्या कहलाता है? बीज पत्र कहलाता है। तो यहाँ पर बोला ये गया है, क्या बोला गया है पहले अंतर में, कि ये भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीजपत्र मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं बीज पत्राकार, बीज पत्राधार की। एक है बीज पत्रोपरीख। तो बीज पत्राधार किसे कहते हैं? बीजाक्ष का वह भाग है जो बीजपत्र और मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। बीजपत्र और मूलांकुर कौन सा है? तो बीजपत्र या मूलांकुर है, इनके बीच में इतना भाग ही स्थित है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं बीज पत्राधार। ये क्या है? बीज पत्राधार। तो पहला अंतर अपना बीज पत्राधार में यह है कि भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग है जो बीज पत्र व मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। जबकि बीज पत्रोपरीख का पहला अंतर यह है कि यह भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग है होता है जो बीज पत्रक तथा परांकुर के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखो बीज पत्र और परांकुर के मध्य कौन सा स्थित है? ये स्थित है। तो इससे अपन क्या बोल देंगे? बीज पत्रोपरीख। क्या बोल देंगे? बीज पत्रोपरीख। ठीक है, देखो नाम से पता चलता है बीज पत्राधार यानी बीज का आधार, और बीज का आधार होता है नीचे वाला। ठीक है, और बीज पत्रोपरीख यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग, तो बीज पत्रोपरीख कहलाएगा आपका। सेकंड अंतर ये है, क्या है इनके अंदर, दोनों के अंदर देखो अपन बात करते हैं दोनों की। पहला है बीज के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि होती है। जब बीज अंकुरण होता है, अंकुरण होने का मतलब नीचे जड़ें चलना और ऊपर डाली चलना, तो उसे बीज अंकुरित होना बोलते हैं। तो बीज अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि होने के कारण, बीज पत्राधार कौन सा होता है? बीज पत्राधार होता है बीज पत्र और मूलांकुर के बीच वाला भाग। ठीक, उसमें तीव्र वृद्धि होने के कारण क्या होता है? बीज पत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं। जो बीज पत्र होते हैं ना, वो किसी किसी पौधे में मृदा से ऊपर आ जाते हैं। किसके कारण? बीज पत्राधार में तीव्र से वृद्धि होने के कारण। ये देखो आपका बीज पत्राधार है, अगर इसमें तीव्र से वृद्धि होगी, ठीक है, तो ये सिस्टम होता है ना बीज पत्र वाला, ये ऊपर उठ जाता है, जमीन से बाहर निकल जाता है। कुछ कुछ पौधों में निकलता है, सभी में नहीं निकलता है। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, जैसे अरंडी, सेम आदि में, अरंडी और सेम के पौधों में ये कंडीशन होती है। फिर है बीज पत्रोपरीख में भी है कि बीज के अंकुरण के समय, ठीक है, कुछ पौधों में तो बीज के अंकुरण के समय आपका जो बीज पत्राधार में वृद्धि होती है, जबकि कुछ बीजों में अंकुरण के समय बीज पत्रोपरीख में वृद्धि होती है। तो बीज के अंकुरण के समय बीज पत्रोपरीख में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीज पत्र मृदा में रह जाते हैं। और देखो कभी कभार इसमें तीव्र वृद्धि होने के कारण क्या होता है? ये जल्दी से बढ़ जाता है, ये बीज पत्र मृदा में ही रह जाता है। और ये होता कैसे है? किस में होता है? जैसे मक्का और चना आदि में काम होता है। ठीक है, अपना खय ये है, खय की परांकुर चोल और तथा मूलांकुर चोल में क्या बताओ? अंतर बताओ। तो अंतर वाला क्वेश्चन आता है, सारणी बनानी है। परांकुर चोल और मूलांकुर चोल देखो क्या होता है, सुनना तरीके से। अभी मैंने बीज का ढांचा आपको बताया था। परांकुर चोल में है
पहला अंतर, प्रांकुर को ढकने वाली खोखली व व्रणीय संरचना प्रांकुर चोल कहलाती है। प्रांकुर कौन सा होता है? प्रांकुर ये होता है ऊपर वाला, ठीक है। अब प्रांकुर इतना होता है, इसको एक ढकने वाली एक संरचना होती है, इस पर एक झिल्ली चढ़ी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रांकुर चोल, ठीक है। और मूलांकुर को जो ढकने वाली संरचना है उसे क्या बोलते हैं? मूलांकुर चोल बोलते हैं, ठीक है। तो मूलांकुर को ढकने वाली जो संरचना को मूलांकुर चोल कहते हैं अपन, ठीक है। फिर है ये प्रांकुर को ढकती है, नॉर्मल सी बात है, और ये मूलांकुर को ढकती है, तो ये क्या हो गया? इसमें अंतर हो गया। फिर आपका सेकंड जो अंतर है वो अंतर आपका है, सेकंड अंतर आपका है, एक तो अध्यावरण और बीज चोल में क्या अंतर है? अध्यावरण और बीज चोल में आपको अंतर बताना है। तो देखो अध्यावरण क्या है? बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले एक या दो स्तरीय आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। आपका जो बीजांड होता है, पुष्प का जो बीजांड होता है, बीजांड के जो चारों ओर पाए जाने वाला आवरण होता है, झिल्लियाँ होती है, बोल सकते हैं परतें होती है, दीवारें होती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अध्यावरण बोलते हैं। बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण बोलते हैं, ठीक है। और बीज चोल क्या है? निषेचन के बाद जब बीजांड परिपक्व होकर बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देख जैसे कि मान लो आपका क्या होता है, ये जो बीजांड होता है ये निषेचन के बाद में क्या होता है? बीज में बदल जाता है, ठीक है। और बीज में बदलने के बाद में जो बीज का जो आवरण होता है ना, वो क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है, ठीक है। बीजांड का आवरण अध्यावरण और बीज का आवरण बीज चोल कहलाता है। तो निषेचन के बाद बीजांड परिपक्व होकर बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब यह अध्यावरण क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। पहले तो बीजांड का जो आवरण है वो अध्यावरण ही कहलाएगा, और बीज बनते ही ये आवरण क्या कहलाएगा? बीज चोल कहलाएगा। अध्यावरण कम कठोर होता है जबकि बीज चोल अधिक कठोर होता है, ये भी इसमें अंतर हो गया। अब घ की बात कर रहे हैं अपन, घ में दे रखा है परिपूर्ण पोष और फल भित्ति में क्या अंतर है? परिपूर्ण पोष और फल भित्ति में क्या अंतर है बताना आपको। कुछ बीजों में बीजांडकाय, ठीक है, कुछ बीजों में बीजांडकाय। बीजांडकाय क्या होता है मैं आपको बता दूं, बीज का जो केंद्रीय भाग होता है, अंदर वाला भाग, वो मर्दूत की कोशिकाओं से बना होता है। मर्दूत की कोशिकाओं का मतलब बिल्कुल पतली परतें वाली कोशिकाओं से बना होता है। जो पतली कोशिकाएं होती है उसे बोलते हैं मर्दूत की कोशिकाएं। तो बीज का जो केंद्रीय भाग है, अंदर वाला भाग, ठीक है, वो मर्दूत की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बीजांडकाय। तो बीजांडकाय समझ में आया। अब देखते हैं परिपूर्ण पोष। कुछ बीजों में बीजांडकाय एक पतले आवरण के रूप में बचा रह जाता है, इसे परिपूर्ण पोष कहते हैं। कुछ जैसे बीज बनते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, इसका जो केंद्रीय बीजांडकाय का मतलब केंद्रीय संरचना, बीज की केंद्रीय संरचना, वो क्या होती है? वो एक पतले आवरण के रूप में रह जाती है लास्ट के अंदर, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? परिपूर्ण पोष बोलते हैं। जैसे ये होता है काली मिर्च में, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब फल भित्ति क्या होती है? निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति क्या चीज़ है? फल भित्ति में आपको बता दूं, बीज और ऊपर वाला जो कवच है वो मिलकर कहलाता आपका फल। किसी भी फल में जो बीज है, ऊपर वाला कवच है, वो फल कहलाएगा। तो बीजांड से बीज बनते हैं, और जो अंडाशय होता है उससे उसकी परत बनती है। तो अंडाशय और बीज दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? फल बनाते हैं। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। और निषेचन के पश्चात क्या होता है? अंडाशय के फल भित्ति का निर्माण होता है। आगे क्या है? ये एक स्तरीय होता है। क्या? परिपूर्ण पोष एक स्तरीय होता है, इसमें एक ही परत होती है। जबकि फल भित्ति है ना, ये 3 परत की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, ये 3 स्तरीय परत 3 स्तरीय हो सकती है। यानी फल भित्ति का मतलब फल की जो दीवार है वो 3 स्तरीय भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, किन्हीं किन्हीं में ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो अंतर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है? तो पहले ये देख लो कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का कौन सा भाग है वो फल की संरचना करता है। तो पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है ना, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय और अंदर वाला बीजांड, ज़्यादातर अंडाशय है ना, अंडाशय, अंडाशय आपको क्या करता है? फल का निर्माण करता है। बीजांड से बीज बन जाते हैं, अंडाशय से फल बन जाता है। तो पहले ये पूछा गया है कि कौन से एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का कौन सा भाग है वो फल की संरचना करता है। तो अंडाशय भाग फल की संरचना करता है, और एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो आभासी फल वे होते हैं जिनमें अंडाशय के साथ साथ, ठीक है, पुष्प के अन्य भाग भी काम आ जाएं बनने में, ठीक है। जिस फल के बनने में पुष्प के अन्य भाग भी काम आ जाएं, जैसे पुष्पासन है, ठीक है, और साइड की जो पत्तियां हैं, ये अगर काम आ जाते हैं तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन फल को अपन क्या बोलते हैं? उन फल को अपन आभासी फल बोलते हैं। तो सेब में क्या होता है? सेब में फल का जो बीजांड और अंडाशय तो काम आते हैं, लेकिन इसका जो पुष्पासन है वो भी काम आ जाता है सेब के अंदर, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं?
आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल वे फल जिनमें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य अवयव भी काम आ जाए पुष्प के, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके आभासी फल कहलाते हैं। तो इसको अपन देखते हैं। परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण करता है। पूछा फल बनाने में कौन सा भाग है, तो परिपक्व अंडाशय फल बनाता है। सेव में अंडाशय से अतिरिक्त पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं। सेव व नाशपाती जैसे फलों में पुष्पासन गुद्देदार होकर फल का मुख्य खाद्य भाग बनाता है। ऐसे फल जिनमें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे पुष्पासन पुष्पक्रम फल निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हें कूट या आभासी फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कूट या आभासी फल कहते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 के। विपुषण से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। विपुषण में आपको बता दूं, जब कोई पुष्प होता है, एकदम कली वाला पुष्प है, कली वाले का मतलब जिसमें द्विलिंगी पुष्प है, जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों है, उसमें से जब परागकोश को काट कर अलग कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो विपुषण कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प में परागकोश को काट कर अलग कर दिया जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं, विपुषण कहलाते हैं। ये अलग इसलिए किया जाता है ताकि कोई अवांछित परागकण आकर उसको परागित न कर दे, ठीक है। ओरिजिनल जैसे मान लो जिस प्रकार का अपन को फल चाहिए, जिस प्रकार की नस्ल तैयार करनी है, उसी प्रकार के परागकण फिर उस पर छोड़ दिए जाते हैं। भाई परागकोश को तो काट कर अलग कर दिए जाएंगे, तो उस पुष्प के परागकण तो उस पर गिर नहीं सकते, ठीक है। तो अपन को जिस नस्ल के परागकण चाहिए होते हैं ना, वो उसके वर्तिकाग्र पर लाकर छोड़ देते हैं और अच्छी किस्म की फसल तैयार की जाती है। तो अच्छी किस्म की फसल तैयार करने के लिए विपुषण विधि का प्रयोग किया जाता है। एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुषण कहलाती है। ये कृत्रिम परागण की एक तकनीक है। कृत्रिम परागण मतलब मानव द्वारा ये किया जाने वाला काम है। इसका उपयोग पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग है अच्छी नस्ल बनाने के लिए किया जाता है पौधों की। विपुषण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण हो, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार अपन जिस पर परागण करवाना चाहें उस पर परागण करवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति वर्धी कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तब आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन से फल चुनते हैं और क्यों। अनिषेक जनन का मतलब है कि जब किसी पौधे में एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, अनिषेक जनन, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के फल बन जाता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिले बने क्या बन जाता है, फल बन जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं, जिसमें बिना निषेचन के फल बने और इसके द्वारा बने गए फल में क्या नहीं होता है, बीज नहीं होता है। तो ये पूछ रहा है कि आप अनिषेक जनन के लिए कौन से फल है वो आप चाहोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम तरबूज खाते हैं, तरबूज के फल क्या करते हैं, अंदर बाधा बनते हैं अपने खाते हैं, तो वो उनका स्वाद भंग करते हैं। संतरा है, तरबूज है, ठीक है। तो इन फलों में अपन क्या चाहते हैं, अनिषेक जनन चाहते हैं, ताकि इनमें क्या नहीं हो, बीज नहीं हो। अनिषेक जनन होते फल से बीज गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति वर्धी कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, प्रेरित करने का मतलब लागू करना, तब आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन कौन से फल चुनते हैं और क्यों। बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक जनन कहलाता है। ये फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं होते। वर्धी हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन को प्रेरित किया जाता है। वर्धी हार्मोन से क्या होता है, अनिषेक जनन को प्रेरित यानी लागू किया जाता है, या बोल सकते हैं इनको उपयोग किया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि अनिषेक फलन का मतलब है प्रेरित करने का मतलब इसको लागू करना, ठीक है। अनिषेक फलन को लागू करना। ऐसे फल जिनके बीज अधिक महत्व के नहीं होते हैं, वह फलों को खाते समय बाधा बन जाते हैं, उनमें अनिषेक फलन उपयोगी रहता है, ठीक है। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक जनन, ठीक है। और उनसे जो फल बनता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। तो जिस फल को अपन खाते हैं और उनके बीज खाने में बाधा बनते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या चाहिए अपने को, अनिषेक जनन चाहिए, ताकि अनिषेक फल बन जाए वो, ठीक है। जैसे तरबूज व संतरा आदि के बीज उनसे खाने का मजा कम कर देते हैं। पूछ रहे कि आप अनिषेक जनन के लिए कौन से फल चुनेंगे, तो हम तरबूज और संतरा चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करिए। परागकण की जो संरचना होती है ना, परागकण को अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जब संरचना होती है, ये जो बनता है, तो इसमें टेपिटम की क्या भूमिका। आपको पता है कि परागकोश ना, परागकोश आपका जो होता है, परागकोश के अंदर 4 परतें होती है, ठीक है। परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ होती है, लघु बीजाणुधानी में 4 संरचना होती है, 4 परतें होती है, वो 4 परतों से घिरी होती है। पहली परत इसकी होती है अतःचोल, ठीक है। उसके बाद में अतस्तीसियम और बाह्य त्वचा अपन बोल सकते हैं उसको, और चौथी आपकी होती है टेपिटम। 4 लहरें होती हैं, ठीक है। और 4 लहरों में ये पूछा कि टेपिटम की क्या भूमिका है परागकण को बनाने में,
ठीक है, परागकण का दूसरा नाम लघु बीजाणुधानी है। तो टेपिटम परागकोशीय 4 स्तरीय भित्ति का सबसे भीतरी स्तर बनाता है। अब टेपिटम क्या होता है, 4 स्तरीय यानी 4 जो परतें होती है उनमें सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम की। टेपिटम लघु बीजाणुओं यानी परागकणों की बाह्य भित्ति बनाने में मदद करता है। अब देखो पूछा है कि टेपिटम है ना परागकण की क्या बनाता है, ठीक है, परागकण को बनाने में किस प्रकार से सहायता करता है। तो परागकण मतलब लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु की जो बाह्य भित्ति बनती है ना वो किसके द्वारा बनती है, वो आपकी टेपिटम द्वारा ही बनती है। टेपिटम एक तेलयुक्त पदार्थ है, परिपक्व परागकण की बाह्य भित्ति पर लगाता है, जिसमें क्या होता है लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कीट परागित का मतलब जिन पौधों में परागण, ठीक है, जिन पौधों में परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है, ठीक है, तो उनमें कीट परागित पुष्पों के परागकण की पोलेन कीट का निर्माण टेपिटम द्वारा किया जाता है। पोलेन कीट का मतलब है कि परागकण को चिपकने का एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो क्या होता है कीट चिपका कर क्या करते हैं परागकणों को उस पदार्थ के द्वारा दूसरे वर्तिका कर तक छोड़ देते हैं। तो वो पदार्थ है आपका जो पोलेन कीट, वो कौन बनाता है, ये टेपिटम ही बनाती है। आगे थोड़ा सा और है, एक्साइन के प्रतिरोध पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का निर्माण भी टेपिटम की मदद से ही होता है। ये आपका है ना प्रतिरोधी पदार्थ है एक स्पोरोलेनिन, इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, टेपिटम के द्वारा ही होता है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है वो आपको बताना है। प्रजनन की वह विधि है जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है। अब निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं, उसे असंग जनन बोलते हैं, ठीक है, उसे असंग जनन कहते हैं। संकर बीज उद्योग में असंग जनन का विशेष महत्व है, ठीक है, यानी असंग जनन कहाँ पर आता है, संकर बीज बनाने के लिए अपन संकर बीज खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए असंग जनन विधि काम में ली जाती है। वह विश्व की अनेक प्रयोगशाला में इस प्रकार कार्य चल रहा है। ऐसे संकर फसल बनाने का प्रयोग किया जा रहा है जो असंगजनिक हो। इनको उगाने से ऐसे संकर प्राप्त होंगे जिनके बीजों को साल दर साल उगाया जा सकेगा और उनमें लक्षणों का पृथक्करण नहीं होगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, जब बीज खरीदते हैं तो हर साल नए बीज खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि एक साल खरीदते हैं उनके लक्षण फिर अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं, ठीक है, उनमें लक्षण पहले वाले लक्षण न रहते हैं। जैसे मान लो एक बाजरे का बीज खरीदा है, अब उसके क्या होते हैं, उस पर जो लगने वाले बीज है वो मतलब खूब आपको उत्पादन देते हैं, लेकिन दूसरे साल वही बीज अपन वापस बोएंगे ना तो उतनी उत्पादन नहीं देंगे। तो असंग जनन क्या द्वारा क्या किया जा रहा है कि प्रयोगशाला में ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जिनको सालों साल आप बोते रहो जमीन में, ठीक है, उनसे उतनी फसल तैयार होगी जितनी पहले टाइम में हो रही है, फर्स्ट टाइम में हो रही है, ठीक है। फिर आगे बोला था किसान को हर वर्ष महंगे नए संकर बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गए 18। धन्यवाद।